अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक अहम बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से। और इस बिल में जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट के, वो बढ़ाने की एक तजवीज़ सामने रखी गई है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आज ज़ाहिर राय भी सामने आई है, लेकिन इसको जुडिशल कू का नाम दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। पीटीआई में अंदरूनी लड़ाइयाँ फिर से बार बार निकल आती हैं, अब फिर निकल आई हैं। इस दफ़ा शानदाना गुलजार साहिबा के कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मुतनाज़े बन गए हैं और उनको मज़ीद जो एक कह लें आपके पुश मिला है, उसकी वजह ये भी है कि मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स की तरफ से भी आज मुराद सईद को लेकर के कुछ अहम बातें की गई हैं। तो इसलिए भी पीटीआई के जो कारकुन हैं और जो दीगर लीडरशिप है, वो इस बात पे नाखुश है कि शानदाना के जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्यों उन लोगों से मिलते जुलते हैं जो कि पीटीआई समझती है कि उनके पार्टी के खैर खा नहीं हैं। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अहम स्टेटमेंट महमूद खान अचकज़ई साहब की, और इससे जोड़ेंगे मामला रऊफ़ हसन साहब का भी, जो कि कुछ बात बता रहे हैं कि जी गारंटीज़ कुछ मिली हैं पीटीआई को। कौन सी गारंटीज़ मिल गई हैं उस पर बात करते हैं। आज यास्मीन राशिद साहिबा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को एक तोहफ़ा दिया है, उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसर बंगाली साहब ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया पाकिस्तानी मीशत के बारे में, वो क्या है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी जुडिशल कू की। आपको पता है कि जुडिशरी के ऊपर ख़ास नज़र है इस हुकूमत और फैसला साजों की, और उनको इस बात का पता है कि अगर जुडिशरी खड़ी हो गई, उसने स्टैंड लिया, तो फिर उनके लिए ये सारा सेटअप चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज से ये हुकूमत बनी है वो सबको पता है। तो अब जुडिशरी को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि काजी साहब को मजबूत किया जाए। काजी साहब को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि उनके हम ख्याल जजेस ज़्यादा हों। उनके हम ख्याल जजेस ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके। तो अब एक बड़ा खामोश सा बिल अचानक से सेनेट में पेश किया गया है और इसमें ये तजवीज़ रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। याद रहे कि इस वक्त जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके जजेस की जो ऑफिशियल तादाद है, फुल कोर्ट है जो, वो 17 जजेस पर मुश्तमिल है। उसके बाद 2 एडहॉक जजेस भी तैनात किए गए हैं। वो भी आपको मालूम है काजी साहब के अपने पसंदीदा लोग हैं जिनको उन्होंने एडहॉक जजेस तैनात किया है। और इसके अलावा अब ओवरऑल ही वो इस जो पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। और कोशिश ये है कि काजी साहब अपने होते हुए, यानी जब तक वो इस पूरे सेटअप का हिस्सा हैं, वो अपनी पसंद से कुछ नए लोग जो हैं वो इंडक्ट कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि काजी साहब के भी इवन इस सुप्रीम कोर्ट में रहने के मज़ीद चांसेस बनाए भी जा सकें, और अगर वो रहें तो वो उन्हें सपोर्ट भी करते रहें। दूसरी चीज़ कि अगर काजी साहब को जाना भी पड़े तो फिर भी जो बाकी लाइक माइंडेड जजेस हैं वो तादाद में इतने ज़्यादा हों कि जो आने वाले कोई भी चीफ जस्टिस हों वो अपनी मन मर्जी ना कर सकें। तो इस वजह से काजी साहब से जाते जाते भी कुछ मज़ीद काम लिए जा रहे हैं। अव्वल तो ये भी हो सकता है कि ये कोशिश इस लिए भी हो कि काजी साहब को जाने ही ना दिया जाए। इसी वजह से इस पूरे प्लान को सही तौर पर परसीव करते हुए नाम दिया जा रहा है कि ये एक जुडिशल कू है, यानी कि शब खून मारा जा रहा है बाकायदा अदलिया के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर, और ख़ास तौर पर आने वाले चीफ जस्टिस के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई जाने की कोशिश की जा रही है। उसकी 2 वजूहात हैं। अगर ये पूरा जो बिल है यूँ होता कि हम कहते कि जी जो लोअर जुडिशरी है आपकी, जो मातहत अदलिया है, उसकी तादाद आप बढ़ा रहे होते तो समझ में आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुकदमात का प्रेशर है वो तो आपकी लोअर जुडिशरी के ऊपर है। तो अगर आपको इस बात की फ़िक्र है कि मुकदमात क्यों इतनी तादाद में ज़ेर इल्तवा हैं, उनके फ़ैसले होने चाहिए, तो फिर आप जजेस मुकर्रर करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी खाली असामियाँ हैं, पहले तो आप वो पुर करते हैं। जो मातहत अदलिया में भी जजेस की असामियाँ खाली हैं, जो हाई कोर्ट्स में भी जजेस की असामियाँ खाली हैं, उन पे आप अभी तक तैनातियाँ नहीं कर रहे, और आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में भागते हैं जाते, क्योंकि आइनी मामला जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए आप जो हैं क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका फुल कंट्रोल रहे।
वरना अगर वाकई आपको इस बात की फ़िक्र हो कि जी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे और जुडिशरी के ऊपर बड़ा वज़न है, तो फिर आप नीचे से स्टार्ट करें ना। फिर पहले तो आप मातहत अदलिया में असामियाँ पुर करें, और फिर अगर तादाद बढ़ानी है तो फिर नीचे जजेस की तादाद ज़्यादा बढ़ाएं, फिर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाएं, फिर उसमें उनको पूरी पूरी वर्क फोर्स दें, जो अदालती अमला है, जो पूरा एक सिस्टम है, वो इस तरह से बनाएं कि वो ज़्यादा तादाद में केसेस सुन सकें। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि इस सारी जो किसी किस्म की भी अमेंडमेंट का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आला अदलिया, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ये जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस बात का इदराक पीटीआई को भी है, और उन्होंने आज काफ़ी शोर भी मचाया ऐवान में जब ये पेश की गई सारी कानून साजी के हवाले से बिल, उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने आवाज़ भी उठाई और अपोज़ किया। अली ज़फ़र साहब, जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा कि अगर 1 या 2 3 जजेस होते तो हम कहते भी कि चलें जी, गुडविल में आप बढ़ा रहे हैं जजेस की तादाद, तो हम भी आपका साथ दे देते। लेकिन 7 जजेस की तादाद बढ़ाने का मतलब तो सीधा सीधा जुडिशल कू है। और फिर उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मुखालफत भी की, काफ़ी नारेबाजी भी हुई। इसके साथ साथ हुकूमत ने भी इसको ज़्यादा ओन नहीं किया कि जी हाँ हम लेके आ रहे हैं ये वो। मेरा ख्याल है जैसे वो तेल देखो तेल की धार देखो वाली सूरत हाल है, वो कुछ बनी है। तो इस पे बस वो कह रहे हैं हाँ जी हम देखते हैं, अभी हम डिस्कशन करते हैं ये वो। खुल के इस मौजू के ऊपर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन सबको मालूम है कि जिस अंदाज से चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे वजह क्या है, और उसके पीछे ज़ाहिर है कि हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो ये चीज़ नहीं हो रही। तो ये जी अब सारी सूरत हाल है, और इसके बारे में मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स पहले से भी आगाह कर रहे थे। अब ये चीज़ें और ज़्यादा खुलकर सामने आती चली जा रही हैं कि आगे के जो इनके प्लान्स हैं, क्योंकि अब इनके पास टाइम यही है, सितंबर अक्टूबर यही टाइम है जिसमें इन्होंने जो कुछ भी करना है वो इन्होंने इसमें कर गुजरना है। अदरवाइज़ फिर अगर ये टाइम निकल गया हाथ से, तो फिर आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी जुडिशरी का मूड होगा, उसमें फिर आप बहुत सारे मामलात के ऊपर शायद अपनी मर्ज़ी ना भी कर सकें। मैं ये तो नहीं कहती कि वो बहुत टफ़ टाइम देंगे हुकूमत को, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे जैसे काजी साहब का एक स्याह दौर था। और दूसरी बात, ये अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी एक कंट्रोल रखा जाए। अच्छा, इसमें एक जो ख़ास बात है वो ये कि जो 7 जजेस की बात हो रही है, या जितने भी जजेस तादाद में बढ़ाए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ये भी इम्कान है कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। क्योंकि अगर अब उन्हें नहीं ले जाया गया तो फिर उसके बाद सीनियरिटी वाइज जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ले जाने का चांस ज़्यादा बन सकता है। और अगर कोई भी ये चाहता है कि मुस्तकबिल में आमिर फ़ारूक जैसा ज़बरदस्त आदमी जो किसी तरह कोई प्रॉब्लम सेटअप के लिए नहीं खड़ी करता, उसको चीफ जस्टिस बनाना है अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का भी, तो फिर उनको अभी सुप्रीम कोर्ट में भेजना होगा, तो उनकी बारी आ सकेगी। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि उनकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी और वो फिर शायद चीफ जस्टिस ना बन पाएँ। तो इस तरह बहुत सारी लंबी प्लानिंग्स हैं जी, सालों साल की प्लानिंग्स ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इनको इनकी प्लानिंग्स करने दें। एक प्लानिंग अल्लाह भी करता है, और फिर वो जो प्लानिंग करता है वो सबसे ज़ोरदार होती है और वही ज़ाहिर सस्टेन करती है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है अंडर डिस्कशन है। अब आ जाते हैं कि जी पीटीआई में क्या खिचड़ी पक रही है। बात कुछ यूँ है कि जो रूपोश रहनुमा हैं उसके हवाले से जो बहुत सारे रहनुमा हैं उनकी तरफ से एक तो ये भी है सस्पिशियस सा वो मामला रहता है कि ये जी बड़े मज़े में रह रहे हैं, और जो सामने रहनुमा हैं उनके ऊपर प्रेशर भी है, वो फेस भी कर रहे हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, वो गिरफ़्तार भी होते हैं, वो बेचारे कारकुनों से भी गालियाँ खाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि जो छुपे हुए हैं वो तो जैसे सेफ़ हेवन्स में हैं। दूसरी तरफ इस वक्त जो छुपे हुए लोग हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर सबकी नज़र है वो हैं मुराद सईद साहब, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरे ख्याल है इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहा जाता है या कारकुन जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो वो नो डाउट मुराद सईद साहब हैं। तो मुराद सईद साहब आपको पता है काफ़ी अरसे से रुपोश हैं, और उनकी रुपोशी काफ़ी इस रजीम को भी खटकती है, और जो फ़ैसला साज हैं वो भी उनकी तलाश में हैं, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सब समझते हैं कि जी उनको सामने लाना चाहिए। अब इसमें मसला ये है कि हालांकि पीटीआई को भी पता है कि अगर मुराद सईद सामने आते हैं और वो आके लीड करते हैं तो फिर मूवमेंट की एक अलग ही किस्म की उठान होगी। लेकिन दूसरी तरफ सबको ये भी पता है कि मुराद सईद की जो ज़िंदगी है वो सख्त ख़तरात में है, और उनका सामने आना इसका मतलब ये है कि बस वो जान हथेली पर होगी उनकी, क्योंकि बहुत से मामलात में, एक तो इसलिए कि वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पेशरो के, बल्कि पेशरो कहते हैं या बाद में आने वाले जो हैं उनके जानशी के तौर पर उनको देखा जाता है। दूसरा अरशद शरीफ साहब का जो मामला है शहादत का,
उससे मुतालिक भी बहुत हसास इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो मुराद सईद साहब के पास हैं। तो इस वजह से भी मुराद सईद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और फिर इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जो उनका एक असर रसूख है ख़ास तौर पर पूरे उस बेल्ट में, उसकी वजह से भी सबको मालूम है कि उनका जो एक बाहर आना है वो कितना हसास और अहम मामला है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की ख़ास हिदायत रही हैं और इस वजह से मुराद सईद साहब अभी तक रूपोश हैं, लेकिन उनकी तलाश बड़ी ज़ोरों शोर से हमेशा जारी रही है। दूसरी तरफ ये देखा गया कि जी शानदाना गुलजार साहिबा ने कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि जी इमरान खान साहब ने अब सबको कह दिया है कि सब बाहर आ जाएं, सब बाहर आ जाएं, और उसमें मुराद सईद और बाकी जो लोग हैं उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र कर दिया। इसके ऊपर ये बात कही गई कि इमरान खान साहब ने सबके लिए ये बात नहीं की शायद, बल्कि इमरान खान साहब से अगले दिन अडयाला जेल में खुद रिपोर्टर्स ने भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुराद सईद भी बाहर आ जाएं और सब बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसे लोग जो कि लीड कर सकते हैं वो ज़रूर बाहर आएँ। जो ज़्यादा मोस्ट वांटेड टाइप लिस्ट है उनको तो ज़ाहिर है, जिनकी जान को ख़तरा है उनको मैं क्यों कहूँगा कि वो बाहर आएँ, वो तो ज़ाहिर उनके लिए ख़तरनाक होगा। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने वजाहत भी कर दी थी, लेकिन ये बात उड़ी ज़रूर थी। और उसके बाद शानदाना साहिबा ने कहा कि जी मेरे सामने ये बात हुई, बिल्कुल खान ने कहा और सबको आना चाहिए, और इस टाइप की बात हुई। बाद में उन्होंने इसको कवर यूँ ज़रूर किया कि अगर बाद में खान को लगा कि नहीं आना चाहिए और उन्होंने उस पर पॉलिसी को चेंज किया है तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन उठाने सब ने शुरू कर दिए कि जब इमरान खान ने नहीं कहा क़यादत को बाहर आने का, तो शानदाना साहिबा या एक दो और लोग इस बात के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं कि मुराद सईद क्यों बाहर नहीं आते? क्या ये लोग उनके सगे नहीं हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि वो बाहर आएंगे तो जी उनको जान का ख़तरा हो सकता है? अभी ये सारी डिस्कशन हो ही रही थी शानदाना के ऊपर कि कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से भी ये खबरें चलाई गई कि मुराद सईद साहब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ना सिर्फ ये कि राब्ते में हैं, बल्कि देखा जाए तो पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इनडायरेक्टली चला भी रहे हैं, और बहुत से जो फैसले हैं वो उनके कहने पर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि हाल ही में जो मिशाल यूसुफ जई साहिबा को कैबिनेट से फारिग किया गया वो भी मुराद सईद ने कह के करवाया है। तो ये अब काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है, क्योंकि मुराद सईद साहब तो बिल्कुल इस वक्त मंजर में नहीं हैं, और इस तरह के डे टू डे अफेयर्स के बारे में हिदायत देना लेना और मामलात से इतना अपडेट रहना ये तो ख़ासा मुश्किल काम है। इवन जो लोग सामने हैं, ग्राउंड के ऊपर हैं, वो उस तरह से क्लैरिटी से इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे, उनका मैसेज नहीं उन्हें मिल पा रहा। तो मुराद सईद जो बेचारे कितने महीनों से कहीं नज़र ही नहीं आए, वो कैसे राब्तों में हो सकते हैं और किस तरह से हो सकता है? तो ये काफ़ी सस्पिशियस सी बात है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर टीवी चैनल्स ने, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी ये रिपोर्ट किया, और उसके बाद फिर इस तरह से ये बात इस बात से लिंक की गई कि जी जैसे मुराद सईद साहब को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो सामने आएँ, और उनको मैसेज ये पहुंचाया जा रहा है कि वो आ जाएं सामने। तो इस तरह की कुछ माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि इमरान खान साहब की हिदायत के बरक्स था। लेकिन बहरहाल अब इस बात को लेकर के काफ़ी तनकीद भी हो रही है पार्टी में, और शानदाना की एक और ऑडियो भी है जिसमें बहुत ही वो मुख्तसर सी ऑडियो, उस पर मैं क्या बात करूं, अगर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट हो तो बात हो सकती है। लेकिन शानदाना जी इस वक्त शदीद किस्म की अब निशाने पर हैं कि वो क्यों पार्टी पॉलिसी या खान की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं मीडिया पर आकर, और अगर उनको कोई कन्फ्यूजन होती है तो भाई वो मीडिया पर तो कम अज़ कम उस तरह की बात ना करे। तो ये एक सारी गेम प्ले चल रही थी। दूसरा ये हुआ कि उमर अयूब साहब पे भी जो तनकीद की है ट्विटर स्पेस में कारकुनों ने, उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। उमर साहब भी काफ़ी गुस्से में थे कि जी कारकुन जो हैं वो ख़ुद को सुकरात समझते हैं, जब ख़ुद बाहर निकलते नहीं हैं और बाद में फिर लीडरशिप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो ये काफ़ी लड़ाई अब उनकी चल रही है, जो कि अच्छी इस लिहाज से नहीं है PTI के लिए कि 8 सितंबर का जलसा बिल्कुल करीब है, और ऐसे में ये लोग इस तरह की लड़ाइयों में पड़ेंगे, यूनिटी मुतासिर होती है। लेकिन बहरहाल असल में तो कारकुन ने इनके लिए तो नहीं निकलना, वो जिस कॉज के लिए निकल रहे हैं वो उसके लिए तो निकल ही आएंगे, चाहे वो जिधर से भी निकल आएँ। तो ये जी सूरत हाल है। लेकिन ये जलसा क्या होगा, दोबारा इसको कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा? इस हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है जो आज रऊफ़ हसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में दी है, और उन्होंने कहा कि जी जो पहले 22 अगस्त का जलसा था जब मुलतवी किया गया तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हमने मुलतवी किया था, और जब हमने इस्टेब्लिशमेंट की इस बात को रिगार्ड किया तो बदले में उन्होंने हमें ये एक तरह से सहूलत फ़राहम की कि आपको 8 सितंबर का जो जलसा है वो करने दिया जाएगा और उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस वक्त जलसा मनसूख करने का ऐलान किया PTI ने, उसी वक्त 8 सितंबर के जलसे का NOC फौरी तौर पर दे दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, जितना लटकाया जा सकता है उतना लटकाती है इंतज़ामिया।
तो ये जो सारा मामला है, इसमें रऊफ़ हसन साहब का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें एक तरह से ये गारंटी किया गया है, या इसकी किसी हद तक उन्हें आप कह लें कि जो भी इजाज़त कह लें या जिस तरह भी कह लें कि वो उन्हें मिली है कि वो अब 8 सितंबर के जलसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अब मेरा ये तो नहीं ख़्याल है कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हुकूमत अपने तौर पर तो कुछ ना कुछ कोशिशें करती रहेगी, लेकिन उस लेवल की क्या वो एनओसी मनसूख हो जाएगा या क्या है, मुझे लगता है कि हुकूमत अपने तौर पर कोई छोटी मोटी छेड़छाड़ करती रहेगी, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। अभी तक भी जो रेड जोन है उसको कंटेनर से सील किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की बात है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के मामलात के ऊपर भी पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नहीं है। आज अचकज़ई साहब ने जो ऐवान में तकरीर की है, तो उन्होंने कहा है कि हुकूमत से बात करने हो या इस्टेब्लिशमेंट से, मैं ही करूँगा। यानी कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये मैंडेट दिया हुआ है कि किसी से भी बात करनी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब करें। लेकिन उन्होंने क्लैरिटी से ये बात कही है कि ये कोई इसलिए मुज़ाकरात नहीं होंगे कि वो हमारी रहनुमाई करें आके, बल्कि सिर्फ इसलिए होंगे कि उन्होंने सियासत से ख़ुद को अलहदा करना है, तो पीछे हटने के लिए उनको एक बाइज़्ज़त रास्ता फ़राहम किया जाए, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ ये नहीं है कोई कि आगे के सेटअप में उनका किरदार क्या होगा या वो हमें रहनुमाई करेंगे तो हम इसलिए उनसे कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब, आपको पता है कि अपना एक वाज़ेह स्टांस शुरू से रखते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने अपनी ऑन द फ्लोर भी ये बात कर दी है। ये अलग बात है कि उनकी तकरीर पीटीवी पर दिखाई नहीं गई। आखिर में आपको बताते हैं जी, यास्मीन राशिद साहिबा ने एक आज बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के थे, अब आपको पता है उनकी इधर उधर तैनातियाँ हो गई हैं, बदले गए हैं, तो आज उनका लास्ट डे था। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने आज उनको एक कढ़ाई किया हुआ मोर बना के कपड़े पर, वो रुमाल सा था या जो भी आप कह लें, वो उनको दिया, और साथ में कहा कि जज साहब आप पे ये लाजिम था, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप हमारे साथ इंसाफ करते, आप तो हमारी ज़मानत तक नहीं ले सके, और हमें इस चीज़ पे एक अफसोस भी है, लेकिन बहरहाल हम आपको ये एक गिफ्ट दे रहे हैं, और जब जब आप ये गिफ्ट देखेंगे आपको हमारी 9 मई वालों की याद आएगी। तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद एक्सेप्शनल केस हैं वैसे, मतलब सच अ हीरोइक एंड आयरन लेडी। आप देखें कि इतने अरसे में बीमार रहने के बावजूद भी, जेल में रहने के बावजूद भी, वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल ना सिर्फ ये कि घबराई नहीं है, टूटी नहीं है, बल्कि उनका हौसला सबके लिए मिसाल बना होता है। मैं उस दिन सुन रही थी सनम जावेद, तैयबा राजा, बाकी लोगों को, कि किस तरह वो जेल में रहते हुए भी जो बाकी वर्कर्स हैं पार्टी की, उनको किस तरह मोटिवेट रखती रही हैं, और अभी भी जिस तरह से उन्होंने, देखिए, जज साहब को इतनी बड़ी बात कही, तो शी इज़ एक्सेप्शनल। अच्छा जी, आखिर में आपको बता दें कि जो कैसर बंगाली साहब हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये कैसर बंगाली साहब इस हुकूमत में मुख्तलिफ़ कमेटियों का हिस्सा भी रहे हैं, और उन्होंने 2-3 दिन पहले इस्तीफ़ा भी दिया है। और वजह मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि वो कहते हैं कि जी जो तजावीज़ हमने बना के दी उसको हुकूमत नहीं ऑन करती, और इस वजह से कोई बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। अगर इस तरह चलाना है तो फिर हमारा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और उसमें उन्होंने बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुल्क जो है आपका ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई आपको कर्ज़ भी नहीं दे रहा, और कर्ज़ तो हम लेते ही सिर्फ इसलिए कि पिछला कर्ज़ उतारने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, हमारे पास पैसे वापस करने के लिए पैसे ही नहीं हैं, और पैसे देने के लिए हमें मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ता है, और वो भी अब हमें नहीं मिल रहा है। इस वक्त ये सूरत हाल है। यहाँ पर हमें आज देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट में जी महंगाई की शरह चली गई, 9% कुछ हो गई, 9.6% हो गई, तो सारे धमाले डाल रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, सिंगल डिजिट में आ गई, ये हो गया, वो हो गया। असल कहानी ये नहीं है, महंगाई कम नहीं हुई, सिर्फ उसके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। यानी वो महंगाई जो पहले 40%, 30%, 27% इस रफ्तार से जा रही थी, बढ़ रही थी हर चीज़, अब वो बढ़ेगी तो अभी भी, लेकिन अब उसकी रफ्तार जो है वो 9% हो गई है। तो ये एक सिर्फ डिफरेंस है। इसको जो हुकूमती लोग हैं वो इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि जी 9% कम हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज़ें हैं वो 9% कम आपको कीमत पे मिलेंगी। सस्ती चीज़ें होने का तो मतलब ये हुआ ना कि जैसे अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो जी 9% आपको कोई कम चीज़ मिल रही है, अब जी आप 91% पे 91 रुपीज़ की जाके ले लें, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कि जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही थी और अगली दफ़ा जब आप जाते थे तो वो आपको चीज़ अगर 127 रुपये की मिल रही थी, तो अब वो 127 के बजाय 109 रुपये की मिलेगी। तो उसकी जो रफ्तार है महंगाई की वो 9% हुई है, उसमें कोई ये नहीं हुआ कि वो सस्ती हो गई है या कम हो गई है।
तो इस सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा। और वो तो ज़ाहिर है 2.5 साल से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी तो होती है रफ्तार में सिर्फ। लेकिन इसको आपको धोखा दिया जाएगा और इस धोखे में आप आएंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, जो भी सर्वे में भी सारे डिस्क्लोज़ हो गए हैं, तो सबको पता है कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, लोगों के लिए इस वक्त बिजली का बिल देना मुश्किल है, लोगों के लिए बच्चों की फ़ीस देनी मुश्किल है, बच्चों के लिए आपका खाना पूरा करना मुश्किल है। तो वहाँ पर आप लोगों को बताएं कि जी आपको महंगाई ख़त्म हो गई है, बाहर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो लोग यकीन कर लेंगे। तो जो हर बंदा इस वक्त घर चला रहा है ना, मेरे जैसा, आप जैसा, हम सब जैसा, उसको पता है कि वो किस अजियत से गुजर रहा है इस वक्त। तो उसको अगर आप ये लॉलीपॉप दे के समझते हैं कि आप बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ये अब वो टाइम नहीं रहा भाई। एक तो वैसे भी नैरेटिव वैसे भी नहीं आपसे बनता, और दूसरी बात ये है कि जब नैरेटिव आप जितना मर्ज़ी ज़बरदस्त बनाने में सलाहियत क्यों ना रखते हो, जब लोगों की जेब की हालत ये होती है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हो, तो वहाँ पे ये नैरेटिव फिर आपके बिकते नहीं हैं। तो बहरहाल कैसर बंगाली साहब जो हैं वो इस हवाले से ऑलरेडी अपने जो मामलात हैं उसमें इंकशाफ कर चुके हैं। बाकी देखते हैं हमारी मीशत कब तक ये आखिरी सांसें ले रही है, जो इसका क्या बनेगा, अल्लाह हमारे लिए बेहतर करे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।